जितने भी लोग हैं प्यारे बच्चों, सब लोग लगा जाइए, क्योंकि आज हमारा संस्कृत का होने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो संस्कृत का हम सब्जेक्टिव आपको हम करा देंगे, ठीक है ना। 101 रुपये पेमेंट की है जी, वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा है, दक्षिणा दिया है, गुरु दक्षिणा है, ठीक है जी। जो भी लोग आप पीडीएफ लेना चाहते हो, आज मैंने बता दिया था, आज मुझे 1000 लोगों ने ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में देखा था, 1000 लोगों ने मुझे देखा था। तो पीडीएफ के लिए मैंने 20 रुपये आज छूट दिया, 80 रुपये में आप हमारा पीडीएफ आज खरीद सकते हैं, केवल 24 घंटे के लिए ये ऑफर है बच्चों। हमारा प्यारे बच्चों, हमारा नंबर है 7700879453। कॉल हमारी टीम उठा नहीं पा रही है, तो आप लोग दूसरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, है ना, 8252610033 पर भी आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र वैभवम। क्या है पाटलिपुत्र वैभवम, आप लोग देखे होंगे यार। तंजी थोड़ा सा इस फोन को ऑन कीजिएगा, ठीक है ना। इस पर क्या पासवर्ड लगा रखे हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा चलिए देखते हैं कहाँ है हमारा नाम बताइए यार, मतलब कॉल उठाने में आपको दिक्कत हो रही है ना, कहाँ चले गया, देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, यार मैं मतलब मेरा दिखा नहीं रहा है लाइव, हाँ दिखा रहा है, अब दिखा रहा है। चलिए, तो पहला हो जाएगा पाटलिपुत्र वैभवम। चलिए, पहला क्या बच्चों, पाटलिपुत्र वैभवम में जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मैं इसके बताता हूँ, फिर इसका पीडीएफ आप लोग खरीद लोगे, नोट्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। लिखा है पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना यार। तो एग्जाम में आपको क्या लिखना है, एग्जाम में लिखना है कि पाटलीग्राम शब्द से पाटलिपुत्र शब्द बना है। कुछ अन्य ग्रंथों में पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी मिलता है। देख लो यार, क्वेश्चन को अच्छे से देखो एक बार। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है, तो पाटल ग्राम था पहले, उस ग्राम का नाम क्या था, पाटल ग्राम, उसी से पाटलिपुत्र शब्द बना है। कुछ अन्य ग्रंथों में पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। बोलिए, एग्जाम में लिख दोगे तो कमेंट में यस करो, एग्जाम में लिख दोगे तो कमेंट में यस करो। रतन जी देखिए, थोड़ा सा फोन दीजिए, हेलो यार, फोन दीजिए, हमको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, पेमेंट इसी नंबर पर करना है सर, हिंदी का फ्री कर दीजिएगा। अच्छा यार ठीक है, पहले आप लोग इसको ध्यान से देखो यार, कमेंट्स आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। चलो सर, लिख दोगे तो कमेंट में यस करो। थोड़ी देर के लिए इसको फ़ोन, मतलब यार क्या करें हम जब तक अपनी टीम मतलब अपने बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं भेजेंगे तो बच्चे आएंगे कैसे। फ़ोन काम नहीं कर रहा है आपका, 80-70 वाला सब हो रहा है खाली। वेरी गुड प्यारे बच्चों, हम एक बार इसका नोटिफिकेशन बच्चों को भेज देते हैं यार, कैसे भेजें, क्लिक तो हो ही नहीं रहा है इस पर। यस सर जी, यस सर। कोचिंग का टाइम हो गया, जिसको जाना है जाओ यार, वीडियो बन जाएगा तो लोग देखेंगे बाद में। आपको कोचिंग जहाँ जाना है आप जाओ आराम से, मेरा काम है बच्चों पढ़ा देना, ठीक है ना। हम बच्चों को पढ़ा देते हैं यार, कमाल करता है लोग, कैसे उठाते हैं आप कॉलेज में। इसको टेलीग्राम पर शेयर कीजिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हो जाएगा जी, है ना। यार वीडियो शेयर कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं सर, मैं कुछ नहीं कर रहा यार, वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरे बच्चों को नोटिफिकेशन डालूंगा तब तो आएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है यार, दूसरा क्वेश्चन देख लो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों फेमस है। एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे, आप लोगों को याद रखना यार, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, लीजिए आप अपना बात कीजिए, तो जो भी कमी हुआ पीडीएफ का बोलिए, संजय सर लाइव से हटेंगे, मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है, तो पहले आप पढ़ के देख लीजिए यार। पटना के देखिए, इस चैप्टर में क्या है कि पटना के बारे में सब कुछ बोला गया है। आंसर देखो क्या लिखा है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना प्रसिद्ध है क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में ही हुआ था, और पटना में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा हरमंदिर साहब भी स्थित है, जो गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया है। देख लो यार, क्वेश्चन देख लो फटाफट। चलिए फटाफट बताइए सर, पीडीएफ सर दीजिए। अरे यार पीडीएफ आप पेमेंट किए हो तो पीडीएफ मिलेगा यार, थोड़ी देर इंतजार तो करो यार। पहला क्वेश्चन देखो, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तो कमेंट में करो यार। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है। आंसर लिखना बच्चों, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना प्रसिद्ध है क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में ही हुआ था, जो पटना के प्रसिद्ध गुरुद्वारा हरमंदिर साहब भी स्थित है, ठीक है। याद रखिए, बोलो हो जाएगा तो बोलो। एग्जाम्स में पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों आवश्यक है, यही आंसर लिखना है यार। हो जाएगा तो कमेंट कीजिए, ओके सर, यस सर लिख देंगे, ठीक है। आराम से भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करो यार, धीरे धीरे बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यार। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो सबसे पहले हम कुछ आपको बता देते हैं, इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है बच्चों, यार कॉल की वजह से हम थक गए थे। इस चैप्टर में आपको पटना शहर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, पटना शहर के बारे में पढ़ना है। पटना का अन्य नाम प्यारे बच्चों, संस्कृत में इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है बच्चों। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कुसुमपुर इसी का नाम है, कुसुमपुर इसी का नाम है बच्चों। इसी का फिर नाम हो जाएगा आपका पुष्पपुर,
पुष्पपुर, यहाँ की देवी पटन देवी थी बच्चों। यहाँ की देवी कौन थी? पटन देवी थी, है कि नहीं? पटना में प्यारे बच्चों एक कोमोदी महोत्सव होता था, आप लोग को याद होगा। कोमोदी महोत्सव एगो पटना में मनाया जाता था। किस काल में बच्चों? तो ऋतु काल में, है ना, शरद ऋतु में। किसमें प्यारे बच्चों? शरद ऋतु में। अशोक के समय का वर्णन है यहाँ पर। महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा, ये आपको पढ़ना है। तो इस अध्याय में आपको प्यारे बच्चों मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें सर? पेमेंट कीजिए, पेटीएम पर आपको, व्हाट्सएप पर आपको मिलेगा। आराम से देखिए पहले बार। यहाँ देखो, शुरुआत धीमा है पर क्लास बहुत अच्छा होगा, ये संजय सर का हमेशा बोलना होता है। चलिए देखिए पहले बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? एग्जाम में क्वेश्चंस भी आई, यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ये लिखना है बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दिए, अब अशोक के समय बताना है। और अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और समृद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में लिखना, देख लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी और अशोक के समय यहाँ की नगर वैभव और समृद्ध हुआ था। बोलो यार, लिख दोगे कमेंट में यस कीजिए। ग्रामर भी करवाइए प्लीज सर, करवा देंगे बच्चों। बताइए मेरा बच्चों, हो जाएगा इस क्वेश्चन तो बताइए। माही ब्रो बताइए, हो जाएगा यार? ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा था? हमने क्या बोला, ध्यान दीजिए, है ना। भगवान बुद्ध ना कई बार आए थे। भगवान बुद्ध मेरे प्यारे बच्चों कई बार आए थे पाटलिग्राम, और आने के बाद भगवान बुद्ध ने बोला था कि पटना एक दिन प्यारे बच्चों बहुत बड़ा नगर बनेगा। पटना एक दिन बहुत बड़ा क्या बनेगा? नगर बनेगा। लेकिन एक चिंता बताया था कि पटना को, मेरे रसगुल्लो, 2-3 चीज़ से दिक्कत रहेगा। पटना को पानी से, युद्ध से एवं अग्नि से। अग्नि से हमेशा इसको डर रहेगा। जो भी लोग पेमेंट करता है उसको बोलिए कि पीडीएफ आपको 1-2 घंटे बाद मिलेगा। यार इतना कॉल आप कैसे उठाओगे? चलिए क्वेश्चन देखो क्या आ जाएगा। जो भी लोग पेमेंट करता है सबको बोलिए पीडीएफ बाद में देंगे, ठीक है? अभी नहीं दे पाइएगा पीडीएफ, इतना लोग को पीडीएफ दे पाइएगा, हजारों लोग हैं। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा था? क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। चलिए प्यारे बच्चों, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा था? मेरे शेर पढ़ के देख लीजिए। तो प्राचीन काल में भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र कई बार आए थे। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि यह नगर भविष्य में एक महानगर बनेगा, परंतु इसे जल, अग्नि और युद्ध से हमेशा खतरा बना रहेगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए यार। केवल पीडीएफ नहीं मिलता है बच्चों को, ये भी बोले कि पीडीएफ के साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं, ठीक है ना। खाली पीडीएफ तो वो कहीं से ले लेगा यार, लेकिन उसको व्हाट्सएप ग्रुप में कौन जोड़ेगा? बता दीजिए तो उसको, सबको बता दीजिए तो। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र कई बार पटना आए थे। यार पटना यहाँ छूट गया है, कई बार पटना आए थे। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि यह नगर भविष्य में एक महानगर बनेगा, परंतु इसे जल, अग्नि और युद्ध से खतरा है। अगर लिख दोगे कमेंट्स में यस कीजिए। अगर आप लिख दोगे एग्जाम में मेरे बच्चों तो कमेंट में यस करो यार। लिख दोगे? राजू कुमार, शंभू चौहान, क्या कर रहे हो आप लोग? लिख दोगे जब कमेंट में यस करो। परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाएगा, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा? लिख देना यार, है कि नहीं? बोलो। ये 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। 5वां क्वेश्चन और बना देते हैं हम। 5वां क्वेश्चन ये आ जाएगा, देखो 5वां क्वेश्चन आएगा मेरे शेर, यस सर लिख देंगे यार। आराम से पढ़ो तुम लोग, आराम से पढ़ो। अगला क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे यार। क्वेश्चन नंबर 5, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें यार। पढ़ो आराम से। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। ये लिखना पहला लाइन। दूसरा लिखना जी, इस पाठ में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पटना को एक महत्वपूर्ण नगर बताया गया है। महत्वपूर्ण नगर बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अशोक के समय यहाँ की समृद्धि और बढ़ गई थी बच्चों, यहाँ की समृद्धि और बढ़ गई थी। पाटलिपुत्र में अनेकों छोटे बड़े देखने योग्य दर्शन स्थल भी हैं। ये आपको इस पाठ का 5 वाक्य में परिचय देना है यार। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे यार। आंसर लिख देना, पहला लाइन फिर से पढ़ा देते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना का वर्णन किया गया है। इस पाठ में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से
पटना को एक महत्वपूर्ण नगर बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अशोक के समय यहाँ की व्यवस्था और अच्छी हो गई थी। पाटलिपुत्र में अनेकों छोटे बड़े दर्शन स्थल हैं। बस इतना लिख देना। अगर लिख दोगे एग्जाम में प्यारे बच्चों तो मुझे कमेंट में यस गुरुजी लिख के कमेंट कीजिए। आवाज नहीं आ रहा। यस सर लिख देंगे। ऑनलाइन बोर्ड स्टडी रोहित भाई लिख दोगे यार तो कमेंट में लिखो। याद है सर? ठीक है। नंबर पे है 7479। देखो यार याद क्या करना है इसमें, इसको याद क्या करना है। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। पहला पार्ट खत्म हुआ बच्चों। सर पहला पार्ट खत्म हुआ। हाँ यार पाटलिपुत्र वैभव में यही 5 क्वेश्चन बनेगा। सर कौन कौन बनेगा? पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। पहला आएगा पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, फर्स्ट हो गया। दूसरा पूछेगा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों आवश्यक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र नगर कैसा था, ये बना देना यार। फिर अगला क्या है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा था, ये भी करवा देना यार, है कि नहीं। तो क्या कहा था कि ये प्राचीन में एक बड़ा नगर बनेगा, लेकिन इसको खतरा होगा, एग्जाम वाले दिन पढ़ के जाना। पांचवा पाटलिपुत्र वैभव का पाठ भी हमने पढ़ा दिया, है कि नहीं, खत्म हो गया यार। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। सर मैं तो पैसा दे दिया, अभी तक मोबाइल नंबर पर ग्रुप में नहीं जुटा है। प्यारे बच्चों जितने भी पैसा दे दिया अभी नहीं जुटेगा, थोड़ी देर वेट कीजिए। आप नहीं हो प्यारे बच्चों, लगभग मतलब क्या बताएं हम आपको, 300 से 400 स्टूडेंट हैं जो फटाफट पेमेंट कर रहे हैं, फटाफट नोट्स ले रहे हैं यार। तो सबको हम कैसे दे सकते हैं, सबको ऐड करना पड़ता है यार। थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको 10-11 बजे तक सबको मिल जाएगा। थोड़ी देर वेट कीजिए, क्योंकि आज मैंने PDF पर 20 रुपये छूट दिया है, तो बहुत सारे भीड़ लग गए यार। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा इससे। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र के पेमेंट प्रूफ देना है सर? हाँ दे देना, पेमेंट प्रूफ भेज देना उसी पर, जिस पर बोलेगा हमारी टीम, जो आपको बोलेगी वो कर देना यार, भेज देना। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा यार, ठीक है ना। तो आंसर क्या लिखेंगे, प्राचीन में शरद काल में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस महोत्सव का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन में था। बताइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव पूछेगा किस काल में, आंसर मारिएगा शरद काल में। कौन सा महोत्सव, आंसर मारिएगा कौमुदी महोत्सव। कहाँ मनाया जाता था, आंसर मारना बच्चों पटना में। मैंने ऑब्जेक्टिव वाला पूरा वीडियो पढ़ा दिया, अगर नहीं देखे आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में पढ़ा दिया। हो जाएगा तो कमेंट में यस करो। कैसे कैसे ले सर, या पेमेंट करके लो और कैसे लोगे सर, प्लीज़ नंबर जोड़ दीजिए। अरे जोड़ देंगे यार, चलिए हो जाएगा तो बोलिए यार, हो जाएगा तो कमेंट कीजिए। बन जाएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन। प्राचीन महोत्सव के बारे में लिख दोगे तो कमेंट में यस करना यार। अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बोलो बोलो यार। चलिए सर हो जाएगा, वेरी गुड। शुरू करते हैं बच्चों। अब दूसरा पार्ट देखिए क्या है। दूसरा पार्ट का नाम है अलस कथा। क्या नाम है बच्चों, अलस कथा। देखिए आपके बुक में दूसरा पार्ट कोई दूसरा होगा, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ मेरे अनुसार अलस कथा दूसरे में है, ठीक है। अब आराम से आपको समझाते हैं बच्चों, इससे ऑब्जेक्टिव कितने बनेंगे, सब्जेक्टिव कितने बनेंगे। देखो यार अलस कथा में क्या होता है, 4 बड़े आलसी होते हैं यार, बहुत आलसी होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, जो लोग बाद में देखते हैं वीडियो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये चौथा। 4 आलसी लोग होते हैं जी। यहाँ का है ना, यहाँ का एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है वीरेश्वर। क्या नाम है, यहाँ का एक मंत्री होता है बच्चों वीरेश्वर। एग्जाम में पूछा जाता है वीरेश्वर कौन था, तो आंसर मारते हैं बच्चों मिथिला का मंत्री था, ठीक है। ये मिथिला में है प्यारे बच्चों। चार जो होते हैं बच्चों, 4 बड़े आलसी लोग होते हैं, और इसको देख करके गांव के अन्य लोग भी थोड़े कुछ ज़्यादा लोग आलसी बन जाते हैं। तो ये लोग अलसशाला में रहते हैं। तो इसकी परीक्षा लेने के लिए बच्चों एक बार अलसशाला में आग लगा दिया जाता है, जांच करने के लिए कि यार ये लोग सही में आलसी हैं या फिर आलसी होने का नाटक कर रहे हैं, आलसी होने का नाटक कर रहे हैं। तो बच्चों इनमें से सभी जो नाटक करने वाले आलसी थे वो तो भाग गए, पर ये जो 4 ओरिजिनल आलसी थे यार, ये आग लगने के बावजूद भी नहीं भागे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, आलस्य क्या है, मनुष्य का एक बहुत बड़ा दोष है बच्चों। ये 4 लोग सोच रहे थे मन में कि कोई भला आदमी आए और हमारे ऊपर या तो पानी फेंक दे या तो हमारे ऊपर बोरा डाल के हमें निकाल ले। लेकिन साला इतना आलसी लोग कैसे हो सकता रे, आग लगने के बावजूद भी घर से नहीं निकलता था। समझ रहा है, तू मान के चलो आलसी है, घर में सुनता होगा मम्मी पापा हम लोगों को बोलते हैं कि रे बेटा तू बहुत आलसी हो गया है, कोई काम अपने से नहीं करता है। लेकिन ये 4 लोग कैसे आलसी थे यार,
ये 4 लोग कैसे आलसी थे बताओ ना तुम, कैसे आलसी थे यार मतलब आग लगने के बाद भी नहीं निकले। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कितने आलसी थे, आंसर मारना 4, आंसर मारना 4। दूसरा पूछेगा कि आलस कथा के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, कितने आलसी थे यार, कितने आलसी थे, मैंने कई बार पढ़ाया है, कितने आलसी थे पहला क्वेश्चन। दूसरा जी, मिथिला का मंत्री कौन था, मिथिला का मंत्री कौन था। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों है ना, आग लगने पर कौन भाग गए, मैंने ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ा दिया है, आग लगने पर कौन भाग गए। फिर चौथा प्यारे बच्चों कि आग लगने पर कौन भाग गए, ठीक है ना। और आलसियों का पेट किसके कारण चलता है, आलसियों का जो पेट चलता है वो किसके कारण बच्चों। चलिए पहला कितने आलसी थे यार, 4 आलसी थे। मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर था यार, वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। हाँ हेलो। आग लगने पर कौन भाग गए, जितने भी धूर्त थे सब भाग गए यार। आलसियों का गति किसके कारण चलता है, दयावान लोगों के कारण चलता है, दयावान लोगों या कारुणिक लोगों के कारण, कारुणिक लोगों के कारण चलता है कि नहीं यार। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा। अब क्वेश्चन आएगा यार, इसमें कुछ क्वेश्चन आएगा। उसको रोज भोजन देता था मिथिला का मंत्री जो वीरेश्वर था। हेलो। पहला क्वेश्चन इससे पूछा, देखो यार सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यही शिक्षा मिलती है कि खूब आलसी बनो चलिए सर, क्या मिलता है पाठ से, क्या शिक्षा मिलता है रे। पेटीएम में पेमेंट करो। देखना आलसी लोग जो है ना यार, हमारा क्लास खत्म हो जाता है जल्द। देखो सुबह 6 बजे मेरा क्लास होता है, आलसी लोग क्लास खत्म होने के बाद उठते हैं 7 बजे। तो सर जी पढ़ा दिए यूट्यूब पर, हाँ रे पढ़ा दिए बच्चा। सर हम नहीं उठ पाए, सुतले थे। अरे पगला के क्या तू सुतले रहेगा तो हम मास्टरों सुतले रहेगा कि। चलिए लिखो क्या लिखा है, आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है गुरुदेव। पढ़ लीजिए आंसर को, पढ़ना रे, हम थक गए सुबह से पढ़ाते पढ़ाते। क्वेश्चन पढ़ो, इस पाठ के कवि विद्यापति हैं। सर कैसे याद करें, तो आलसी लोगों को विद्या नहीं होता, ये ट्रिक बता दिया। या फिर ऐसे हम ट्रिक वाला वीडियो डालेंगे बच्चों, आज देखियो मतलब बना दिया, अपलोड करने की फुर्सत नहीं है। हाँ बोलिए। तो इस पाठ के कवि विद्यापति जी हैं। अलस कथा पाठ के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि जो लोग आलसी होते हैं उनका जीवन भले लोगों की वजह से ही चल पाता है। सही बोल रहे हैं। अगर आपके घर में कोई आलसी है ना, इसका मतलब है कि आप लोग बड़े अच्छे से उसके साथ व्यवहार करते हैं, इसलिए उसका जीवन चल जाता है। घर से भगा देगा ना छोटा, एकदम खाने में उसका आफत पड़ जाएगा रे। घर से भगा देंगे ना आलसी लोग को, खाने में आफत पड़ जाएगा। ये लोग दूसरे पर बोझ के समान होते हैं। इस पाठ में आलस्य को मनुष्य का एक महान शत्रु भी बताया गया है। ये क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे यार, मुझे तो लग रहा है आएगा एग्जाम में तो यार बच्चे दौड़ दौड़ के लिखेंगे, गिरा गिरा के मारोगे इस क्वेश्चन को। बताओ लिख दोगे तो कमेंट कीजिए। अदन जी थोड़ा सा उधर बात कीजिए, दिक्कत हो रहा है, उधर जाकर क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा अलस साला पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आंसर क्या मारेंगे, इस पाठ के कवि विद्यापति जी हैं। अलस कथा पाठ के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जो लोग आलसी होते हैं, जो लोग आलसी होते हैं उनका जीवन भले। हंस क्यों रहा है तुम लोग रे, फिर पगला कहीं का हंस रहा है। बट पगला हंसता क्या है रे, ठीक है ना। इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि आलस्य को दूर करके प्यारे बच्चों हमें क्या करना चाहिए। ठीक लिखा तुमने रोहित कुमार, आलस्य को दूर करके बच्चों में मेहनत करना चाहिए, यही शिक्षा मिलती है कि नहीं यार। आगे बढ़ गए, लिख दोगे एग्जाम में तो कमेंट में यस करो। सर जी परीक्षा में आएगा ना तो गर्दा नहीं छुड़ा दिए तो बेकार बोलते हैं सर। नोट्स लेना है सर यार, नोट्स के लिए पगला, नोट्स के लिए यार आज 20% छूट चल रहा है, क्योंकि 1000 लोगों ने मुझे सुबह देख लिया। इसके लिए 7700087953 मेरे 2000 स्टूडेंट को नंबर याद हो गया। इस पर आप कॉल कीजिए या 8252610033 पर आप कॉल करके 80 रुपये पेमेंट कीजिए आज के लिए और नोट्स लीजिए यार। इतने लोगों ने भी लिया है कि सबको भेज नहीं सक रहे हम लोग, जल्दी लीजिए आप लोग, नहीं तो कल से 100 रुपये लगेगा। अलस कथा का क्या संदेश है, दूसरा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अलस कथा का क्या संदेश है। हेलो। चलिए प्यारे बच्चों, अलस कथा का क्या संदेश है, तो मेरे रसगुल्लों पढ़ के देख लीजिए। अलस कथा से मैथिली कवि विद्यापति जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि आलस्य एक महान रोग है। यह हमारे शरीर में रहने वाला एक सूक्ष्म शत्रु है जो मानव को जीवन में प्रगति करने नहीं देता है। ये संदेश मिलता है कि मानव को जीवन में प्रगति करने नहीं देता आलस रे। बोलो लिख दोगे एग्जाम में तो कमेंट में यस करो सर। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा
अलस कथा का क्या संदेश है, तो हम लिख देंगे कि अलस कथा से मैथिल कवि विद्यापति जी यह संदेश देना चाहते हैं कि आलस्य एक महान रोग है। यह हमारे शरीर में रहने वाला एक सूक्ष्म शत्रु है। सूक्ष्म क्यों बोले रे पगला? सूक्ष्म का है बोले? बोल तो कोई कमेंट में सूक्ष्म का है बोले? हम बोल तो सूक्ष्म इसलिए बोले कहा कि दिखाई नहीं पड़ता, तेरा दिखाई पड़ता तेरा शरीर में आलस है? दिखाई नहीं पड़ता सर जी, लेकिन आलस बड़ा खतरे। ठंडी दिन में सर, ठंडी दिन में मन करता है भोटिया के तौर में सूत जाएं और संजय सर का वीडियो देखते रहें। ऑब्जेक्टिव वाला खाली सर, ऑब्जेक्टिव वाला। हाँ अरे कलम कॉपी निकाल चुपचाप, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले लिख के जाना। कलम कॉपी रखो पास में, कलम कॉपी रखो न रे। पगला कहीं का, लिख दोगे तो कमेंट में यस करो। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यापति कौन है रे? ये कौन क्वेश्चन पूछा रे? विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। चलिए, तो विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्यापति कौन थे मेरे रसगुल्लों? जल्दी बताइए। तो विद्यापति एक प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे। उसने संस्कृत में लिखित पुरुष परीक्षा, प्यारे बच्चों रुक जाओ, पुरुष परीक्षा क्या है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में मानव के गुणों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 3। सर फोन नहीं लग रहा है, फोन क्यों नहीं लगेगा? आपका कॉल लगेगा जी। क्या रे, कहाँ गया? एक बच्चा था, कौन बता रहा था हमको यार, रुक जाओ। छोटन कुमार कह रहे सर लैंग्वेज सुधारिए, आप कैसे बात करते हो यार? बच्चे से ऐसे बात करते हैं? प्लीज़ छोटू कुमार आप हमारे क्लास से जाइए। हम अपने बच्चों से, अपने शेर श्रेणियों से जैसे बात करते हैं वैसे ही करेंगे। आपके कहने से हम अपनी भाषा चेंज नहीं कर लेंगे। हम प्यार से अपने बच्चों को कुछ भी बोलते हैं, दुलार से प्यार से हम कुछ भी बोलते हैं यार। विद्यापति एक प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे, जिसने उसने संस्कृत में लिखित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में मानव गुणों का वर्णन किया है। बोलिए, लिख दोगे एग्जाम में तो कमेंट में यस कीजिए सर, जल्दी से जल्दी बताओ मेरे से। लिख दोगे एग्जाम में तो कमेंट में यस करो। मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं जैसे बात करूं मेरा मन, मैं अपने बात से जैसे बात करूं। मुझसे प्यार करने वाले लोग मेरे साथ पढ़ते हैं, यानी किसी को बांध के थोड़ी नहीं रखा है मैंने। अगला लिखा है पर बच्चों, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? मैंने बताया था ना यार, आलसी पुरुष क्या चाहता था कि कोई आदमी आ जाए, आग में पानी डाल दे तो हम लोग बच जाएंगे, या ऊपर में बोरा या कोई मतलब होता है ना यार, घर में कंबल उम्बल होता है कि नहीं, कंबल उम्बल ऊपर में रख दे तो हम बच जाएंगे। एकदम ठेठ भाषा में समझिए। तो देखिए आंसर सर ने क्या लिखा है, आंसर देखिए क्या लिखा है बच्चों। चलिए, चारों आलसी पुरुष, अरे बोल रहा सर आपको 1000 लोग देखे, आपको शादी फिक्स हुआ कि नहीं? अरे पगला कहीं का, ये कौन बात है? चारों आलसी पुरुष अलसशाला में आग लगने के बाद भी वहां से खुद नहीं निकले। बताओ यार, इतना आलसी होता है? आग लग गया तो यूँ निकला। वह आपस में बातचीत करके चाहते थे कि कोई भी दयावान व्यक्ति आकर या तो जल की वर्षा करके आग बुझा दे, या तो उनके ऊपर कोई वस्तु या कंबल रख दे। यही चाहते थे वो लोग, यही चाहते थे यार। बताओ, इतने आलसी लोग होते हैं? बताइए फटाफट बच्चों। रोशन कुमार बताओ। सर जी आप शादी ब्याह कर लिए? पगला सर, पढ़ो चुपचाप। कि प्यारे बच्चों, चारों आलसी पुरुष अलसशाला में आग लगने पर ही चाहते थे। 4 क्वेश्चन हो गया, तो बोलो 5वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अलस यहाँ गलत हो गया बच्चों टाइपिंग में, जल्दी जल्दी करते हैं ना। अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे रहे। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखेंगे। पहला लिखेंगे, इस पाठ के लेखक मैथिल विद्यापति जी हैं, पहला हो गया जी। दूसरा, इस पाठ में मानव दोष आलस्य का वर्णन किया गया है, 2 वाक्य हो गया। इस पाठ में 4 ऐसे आलसी होते हैं जिनके सामने मौत आ जाने के बाद भी, अपने सर मौत कहाँ आया था? आग ना आया था? रे पगला, आग क्या मौत से कम समझता है? करा तुम आग को क्या मौत से कम समझता है? चलिए, तो सामने आ जाने के बाद भी वे आलस्य नहीं त्याग पाते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी है ना, शत्रु भी है बच्चों। आलसी लोग घर परिवार और पूरे समाज पर बोझ के समान होता है। यही आपको कमेंट्स में, यही आपको लिखना है एग्जाम में। लिख दीजिएगा तो बोलिए यार, ऐसा ही कुछ लिखना है, बोलो। 80 में ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा सर? हाँ, एक ऑल सब्जेक्ट का। कब शुरू होगा सर? 2022 का। प्यारे बच्चों, जैसे एग्जाम खत्म हुआ उसके 5 दिन बाद शुरू कर देंगे।
अलस कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दें। लिख दीजिएगा तो बताइए फटाफट प्यारे बच्चों। ओके सर, लिख देंगे सर। मेरा नाम लीजिए, गणेश कुमार स्टूडेंट। नहीं यार सॉरी, नहीं सॉरी क्या बात होता है यार, कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना, बोलने से पहले 5 बार सोच लो, लेकिन जब एक बार बोल दोगे तो फिर तुम्हारे पास सोचने का भी मौका नहीं होता है। तुम क्या बोलते हो? हाँ, हम अपने प्यारे बच्चे को, अपने भाई को हम कुछ भी बोले यार, लाल प्यार दुलार से पढ़ाए, तुमको कोई मतलब है तो बोलो। जी सर मैं आलसी हूँ मुन्ना कुमार। लिख दोगे तो बताइए फटाफट। यस सर लिख देंगे। यार क्या लिखना है, बिना देखे हम बता रहे हैं। देखो यार ये क्वेश्चन मेरे सामने नहीं है, आप बोलोगे सर नहीं, देखो खाली पेज लेकर के हम बोल रहे हैं। देखो एग्जाम में पूछेगा कि अलस साला पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। यार आंसर क्या लिखेंगे कि अलस साला पाठ के कवि विद्यापति जी हैं। इस पाठ में आलस्य के बारे में वर्णन किया गया है। इस पाठ में आलस्य को एक महान शत्रु बताया गया है। इस पाठ में 4 ऐसे आलसी लोग होते हैं जिनके सामने मौत भी आ जाने के बाद वे अपना आलस्य नहीं त्याग पाते हैं, है कि नहीं? इतना बात नहीं लिख पाओगे? बताओ लिख पाओगे कि नहीं एग्जाम में? यूट्यूब पर रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा बच्चों। लिख दोगे एग्जाम में तो बोलो यार, इतना ही लिखना है। और आलसी लोग क्या होते हैं? घर परिवार पूरे समाज पर बोझ होते हैं। आप लोग देखना घर में कोई किसी का भाई बहन आलसी होगा यार, बता दो, खत्म हो गया। सर इतना क्वेश्चन में आ जाएगा, ये गारंटी है हमारा कि पढ़ के जाओ। तुमको 16 में 8 बनाने हैं ना, 16 में 8 क्वेश्चन बनाने में। ये वीडियो देख लेना, 2 क्लास में हम खत्म करेंगे। 16 नंबर में आपका 14 नंबर तो फिक्स समझो यार, फिक्स समझो, 15 तक फिक्स समझो। पहला क्वेश्चन, आलस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही मिलती है कि आलस त्याग दो यार। दूसरा, आलस कथा का क्या संदेश है? यही है कि प्यारे बच्चों आलस सूक्ष्म शत्रु है जो हमें प्रगति करने नहीं देता है। तीसरा क्वेश्चन आएगा, विद्यापति कौन थे? तो बोलेंगे विद्यापति एक प्रसिद्ध मैथिल कवि थे यार, जो कि जिन्होंने रचना की थी। अगला क्वेश्चन आएगा, चारों आलसी पुरुष क्या चाहते थे? चाहते थे कि यार कोई हमको बचा ले, अपने से नहीं निकलेगा, इतना आलसी को आदमी होता है यार। अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे देना। हो जाएगा तो बोलो। दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बोलो यार। सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए यार, कोई बात नहीं, ठीक है माफ़ कीजिए। बच्चे को हम माफ़ ही करते हैं बच्चों, सभी बच्चों को माफ़ करते हैं। मेरे माफ़ करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन प्यारे बच्चों आपकी ये मतलब ये बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगा, अभी अच्छा लगा, ठीक है। हमको बोलने का तरीका नहीं है, सही बात है, हम बोलने नहीं जानते हैं, अच्छी बात है, आप लोग सिखा दीजिए मुझे। तीसरा चैप्टर जो हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों, वो पढ़ाएंगे संस्कृत साहित्य लेखिका। अगर आप बुक से मिलाओगे तो तीसरा चैप्टर बुक में कोई दूसरा दिया होगा, हमको मतलब नहीं है। हम 14 चैप्टर आपको पढ़ा देंगे, हम इतना ही जानते हैं, हम अपने तरीके से चलते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका, यार अब देखो इसको यहाँ समझो, थ्योरी समझो, ध्यान दीजिए। संस्कृत साहित्य लेखिका में क्या आ जाएगा? देखिए सबसे पहले समझिए यार, संस्कृत साहित्य किसको बोलते हैं यार? ये सब जो लिखना होता है, हिंदी में जो लिखते हैं, हिंदी में जो हम लोग लिखते हैं कहानी यार, कविता जो लिखते हैं, कहानी लिखना, कविता लिखना, है ना प्यारे बच्चों, कविता लिखना, उपन्यास लिखना, ये सब प्यारे बच्चों साहित्य कहलाता है। क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है, यानी कि लिखने की कला साहित्य आपकी। तो साहित्य जो संस्कृत साहित्य है प्यारे बच्चों, इसमें ना बताया गया है महिलाओं के बारे में ज़्यादा वर्णन है कि जो संस्कृत साहित्य जो लिखा गया है इसमें महिलाओं का क्या योगदान है। तो सर सीधा बोलेंगे ना कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में महिलाओं के योगदान का वर्णन है, महिलाओं के बोलना रे योगदान का वर्णन है। तो इस पाठ में आप ये देखेंगे प्यारे बच्चों कि संस्कृत में कहानी लिखने में या संस्कृत में कविता लिखने में या कुछ भी लिखने में महिलाओं ने क्या योगदान दिया है। जैसे आपका घर बना होगा तो आपका पक्का का घर बना होगा, तो बनाने में घर के बच्चे ने क्या योगदान दिया? यार बच्चे ने क्या योगदान दिया? आप बोलोगे सर बच्चे ने पानी ला के दिया था, बोलना रे दिया था सर, है कि नहीं? जैसे आपके पढ़ाई में आप टॉपर कर जाओगे, मान के चलो कि आज आप टॉपर कर लोगे, मैट्रिक में आपके मार्क्स आ जाएंगे 400, बहुत ज़्यादा यार 490 आ जाएगा, आप टॉपर कर जाओगे, तो लोग पूछेंगे ना आपसे कि बताइए आपके इस राज्य में किसका किसका योगदान है? तो आप बोलोगे ना कि मेरी माँ का योगदान है, माँ ने मुझे पढ़ने दिया, पिताजी का योगदान है। यार संजय सर थोड़ा बहुत पढ़ाए थे तो संजय सर का भी, ऐसे तो सर थोड़ा बहुत पढ़ाए थे, संजय सर का भी योगदान है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? उसी तरह से बच्चों संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हम करा देते हैं। पूछेगा संस्कृत साहित्य में किसका उल्लेख है? आंसर मारिएगा महिलाओं का, आंसर मारिएगा, बोलना रे महिलाओं का। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कृत साहित्य में प्यारे बच्चों ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है?
तो ऋग्वेद में मेरे बच्चों 24 महिलाओं का वर्णन है कि 24 महिलाओं ने दिया है। अथर्ववेद में पूछेगा बच्चों तो अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। आधुनिक काल की कवयित्री पूछेगा संस्कृत में, आधुनिक काल की कवयित्री तो संस्कृत में यार अभी हो जाएगा पंडिता क्षमा हो जाएगा, पंडिता क्षमा राव। वर्तमान काल में पूछेगा बच्चों अभी कौन है तो मिथिलेश ऐसे कुछ नाम है यार, मिथिलेश कुमार ऐसे, मिथिलेश नाम का कोई महिलाएं हैं, मिथिलेश ऐसे कुछ नाम है, कुमार मिश्र, ठीक है ना। छठा में प्यारे बच्चों आ जाएगा कि प्रथम कल्पा कौन थी, प्रथम कल्पा 24 में से प्रथम कल्पा किसको बोला गया है तो विजयांका को, विजयांका को प्रथम कल्पा बोला गया, याद रखना। फिर दूसरा पूछेगा बच्चों, फिर दूसरा पूछेगा मेरे रसगुल्लों, एक तो और क्या पूछेगा रे, हाँ एक क्वेश्चन और पूछता है हाँ कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसको बोलते हैं तो सर्व शुक्ला सरस्वती बोलते हैं विजयांका को। यार हो गया, इस चैप्टर से इतने ऑब्जेक्टिव बनते हैं, पढ़ के जाओ, एग्जाम में नहीं आएगा तो बोलना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कब कराएंगे सर, अभी नीचे करा रहे हैं तो पगला का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी नीचे करा रहे हैं। मिथिलेश कुमारी मिश्रा, ज्योति पुष्पा, हाँ ठीक लिखा है, तो बिल्कुल सही लिखा है, मिथिलेश कुमारी मिश्रा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बोल रहे हो यार, आ जाओ। यही है महिलाओं का वर्णन है कि क्या योगदान दिया है। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यार इससे हम क्या सीखने को मिला अभी, तो आप बोलोगे सर आप ही ने तो सिखाया कि इसमें महिलाओं का योगदान दिया गया है। पढ़ो यार क्वेश्चन, अभी तक कुछ खाए पिए भी नहीं यार आप लोग के क्लास के चक्कर में। चलो यार लिखो क्या लिखा है, संस्कृत साहित्य लेखिका, सूरज दुकान से बिस्किट लाइए तो क्या लिखा है, अरे कोई भी लाओ ना यार, कुछ भी खाली खाने लायक होना चाहिए बस। क्या लिखा है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, आंसर ही लिखना एग्जाम में। देखो यार, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संस्कृत भाषा के साहित्य में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। इस पाठ में वैदिक युग से आधुनिक युग तक में महिलाओं का योगदान बताया गया है। संस्कृत साहित्य को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने में पुरुष के बराबर महिलाओं की भी भागीदारी है, यही सीखा मैंने आज इस पाठ से। देखो यार, सोशल साइंस का सर सब्जेक्टिव करा दीजिए बच्चों। आज आपका पहला वीडियो शाम को मिलेगा सोशल साइंस का, शाम के 8:30 बजे मैथ का क्लास ख़त्म करके हम सोशल साइंस करा देंगे यार, टेंशन मत लो। मेरे में जब तक बोलने का आवाज़ रहेगा तब तक पढ़ाते रहेंगे यार। लिख दोगे तो एग्जाम में कमेंट से यस कीजिए। चलिए ठीक है, ऑल चैप्टर सब्जेक्टिव सर, ऑल चैप्टर हो जाएगा बच्चों, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, चुपचाप पढ़ो यार। हो जाएगा तो बोलो ये क्वेश्चन लिख दोगे एग्जाम में, लिख दोगे तो कमेंट में यस कीजिए फटाफट, एग्जाम में लिख दोगे यार, काहे नहीं लिखेगा। अरे संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, बच्चा वाला क्वेश्चन है तो आंसर लिखेंगे, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संस्कृत भाषा के साहित्य में महिलाओं की कितनी भागीदारी। यार यही लिख देना, और क्या बोलना, लिख दोगे तो बोलो कमेंट में यस करो। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं यार। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, सब क्वेश्चन यहीं से आएगा, रे हम बोल रहे हैं ना, चुपचाप पढ़ लो सब। देखिए पहले, हाँ रुक जाओ यार। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सर, अगला है कि संस्कृत के संवर्धन में महिलाओं का योगदान लिखें। संवर्धन मतलब होता है बच्चों संस्कृत का जो इतना नाम हुआ है, इसमें महिलाओं का क्या वर्णन है। पढ़ो यार क्या लिखा है। पानी सूरज लाइए, पानी पानी लाइए, पानी पानी। संस्कृत के संवर्धन में महिलाओं के योगदान को लिखें यार। देखो आंसर, वैदिक काल से ही महिलाओं ने संस्कृत साहित्य की रचना एवं संरक्षण में काफ़ी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 महिलाओं का और 24 और अथर्ववेद में योगदान देने वाली 5 महिलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। देखो यही है संवर्धन में योगदान वर्णन करें, लिख दोगे बताओ। चलिए क्या खा रहे हैं सर जी, बिस्किट खा रहे हैं यार। चलिए बताइए, लिख दोगे तो बताओ यार। संस्कृत के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। 70 रुपया हाँ पेमेंट कर दीजिए। कौन गिलास रे, बड़े नहीं करता यार। लिख दोगे तो बोलो। पहला ऑब्जेक्टिव बच्चों, ऋग्वेद में कितनी महिला, 24 महिला। अथर्ववेद में कितनी महिला, 5 महिला। यही इसका योगदान है बच्चों। लिख दोगे तो कमेंट में यस करना रहे, बोलिए। हो जाएगा तो बोलिए कमेंट्स करके। चलिए
जन्म का ट्रिक कब डालिएगा सर? आज डाल देंगे यार, आज कोशिश करेंगे। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों? देखिए बच्चों, ये मतलब क्लास करने के बाद आप एग्जाम में 16 नंबर आराम से ला सकते हो। 16 नंबर, ये मेरा वादा है यार। एग्जाम में नहीं बना के आओगे तो मुझे कमेंट करना, सर कहाँ बना। सर्व शुक्ला सरस्वती मैंने बोला था बच्चों, किसे कहा गया और क्यों? आंसर लिखेंगे, संस्कृत कवयित्री विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है क्योंकि लौकिक संस्कृत में कवयित्री विजयांका का योगदान सराहनीय है। यानी बहुत योगदान किया था, सबसे अधिक योगदान करने वाली थी विजयांका बच्चों। तो विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है, याद रखिएगा। लिख दोगे तो कमेंट में यस कीजिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी गुड सर। लिख दीजिएगा, बताइए ना, अच्छा पढ़ाना बड़ी बात नहीं है। आप परीक्षा में लिख दीजिएगा तब मेरे लिए अच्छा होगा। तो संस्कृत साहित्य क्या लिखा? संस्कृत कवयित्री विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है क्योंकि लौकिक संस्कृत में कवयित्री विजयांका का सराहनीय योगदान है। जल्दी कीजिए। फिर बच्चों संस्कृत का हम व्याकरण भी पढ़ा देंगे आपको, लकार पढ़ा देंगे, कारक रूपावली पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे। बताइए, हो जाएगा तो कमेंट में यस कीजिए। चलिए, हो जाएगा यार। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो खत्म हो गया, 3 चैप्टर अध्याय खत्म हो गया। पहला मैंने क्या पढ़ाया आपको, देखो 3 अध्याय खत्म। यही क्वेश्चन आएगा यार, इससे बाहर नहीं आएगा मेरा यार। देखो आराम से समझो। 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हो गए? पहला पढ़ा दिया मैंने, पहला पढ़ा दिया बच्चों पाटलिपुत्र वैभवम, मेरे पास ही एक वीडियो में खत्म कर देते हैं। दूसरा पढ़ा दिया बच्चों आलस्य कथा। ये देखो, ये नंबर सीरियली मिलाना मत, बुक से ये सीरियली नहीं मिलेगा। तीसरा पढ़ा दिया यार संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका। हो गया तो बोलिए सब लोग, हो गया यार? बताओ हो गया ना? अब चलिए चौथे में चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए क्या लिखा है, कर्मवीर कथा। अब कर्मवीर कथा के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि कर्मवीर कथा में एक लड़का था यार, जिसका नाम था राम प्रवेश राम। क्या नाम था? बोलना रे। एक लड़का था बच्चों जिसका नाम था राम प्रवेश राम, याद रखिएगा। ये राम प्रवेश नाम का एक लड़का प्यारे बच्चों, इसका जन्म बिहार के भीखन टोला में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोलना यार। बिहार के भीखन टोला में इसका जन्म हुआ था बच्चों। और ये कभी खेल के पीछे पागल रहता था। चलिए प्यारे बच्चों क्या लिखा रे? चलिए सर आज कब तक पढ़ाया होगा? होता रहेगा यार, आप आराम से जब तक आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं तो मोबाइल का बैक वाला बटन दबाइए, आप घर चल जाइए। तो राम प्रवेश राम बिहार के भीखन टोला में इसका जन्म हुआ था बच्चों, राम प्रवेश राम का। और एक चीज़ याद रखना है आपको कि जब इसके गांव में शिक्षक साहब आए थे घूमने के लिए, तो राम प्रवेश राम उस समय खेल रहा था, ठीक है ना। तो राम प्रवेश राम को शिक्षक ने देखा तो उसे एक प्रतिभा दिखाई पड़ी राम प्रवेश राम में, और शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया। किसको? राम प्रवेश राम को। एग्जाम में पूछेगा कि शिक्षक ने किसको पढ़ाना शुरू किया, तो राम प्रवेश राम को शुरू किया। राम प्रवेश राम प्यारे बच्चों दलित समाज से था, दलित और गरीब था यार, गरीब भी बहुत था और दलित था। दलित समझते हो ना, ST SC समझते हो ना, ST SC वाले जाति से था और बहुत ही गरीब था। तो शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया राम प्रवेश राम को, लेकिन खेल के पीछे पागल रहने वाला बच्चा यार पढ़ने में इतना तेज होगा कोई सोचबो नहीं किया था रे। और बहुत तेज निकला ही पढ़ने में, अपने स्कूल में प्यारे बच्चों, और अपने मतलब कि पूरा राज्य में ही नहीं पूरे देश में इसका नाम हो गया। किसका? राम प्रवेश राम का पूरे देश में नाम हो गया बच्चों। राम प्रवेश राम का पूरे देश में नाम हो गया। इसने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा UPSC, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी प्यारे बच्चों इन्होंने पास किया, UPSC में इन्होंने पास किया, ठीक है ना। और UPSC में पास करने के बाद प्यारे बच्चों इन्होंने अपना नाम जो है, अपना नाम कहाँ पर, स्कूल से लेकर के प्यारे बच्चों पूरे देश में अपना नाम रोशन किया, कर्मवीर। एग्जाम में पूछेगा कर्मवीर कौन है? कर्मवीर का मतलब होता है कर्म से वीर। क्या होता है बच्चों? कर्मवीर का मतलब होता है कर्म से वीर। और एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों कि कर्मवीर कौन था। पहला क्वेश्चन, कर्मवीर कौन था? कमेंट करो, कर्मवीर कौन था बताओ, ठीक है। असली नाम बताओ उसका क्या था? कर्मवीर। दूसरा, गांव को देखने कौन आए थे? यार बताओ ना रे, गांव को देखने कौन आए थे? तीसरा बच्चों, तीसरा है ना, तीसरा प्यारे बच्चों, कर्मवीर किस समाज से था? कर्मवीर किस समाज से था? जल्दी कमेंट करना रे, समाज से था, जल्दी। अगला क्वेश्चन नंबर 4,
अगला क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि नहीं यार? क्वेश्चन नंबर 4 जब है ना, चलो पहले इसको देख लेते हैं यार, पहला इतना देख लो। कर्मवीर कौन था जी? तो कर्मवीर था राम प्रवेश राम। चौथा है बच्चों कि गांव को देखने कौन आए थे? तो गांव को देखने के लिए शिक्षक आए थे। कर्मवीर किस समाज में था बच्चों? प्यारे बच्चों दलित समाज का था। फिर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा एग्जाम में कि कर्मवीर का जन्म कहाँ हुआ है ना, राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों बिहार के भीखन टोला में जन्म हुआ था। बिहार के कहाँ पर बोल रहे हैं? भीखन टोला में जन्म हुआ था कर्मवीर राम, है ना, राम प्रवेश राम का। ठीक है, पढ़ने में बहुत तेज निकला रे, खेलने था, है ना। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो यार क्या पूछेगा। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लोग। चलिए देखिए सर, कर्मवीर कथा मैंने बताया। कर्मवीर प्यारे बच्चों जो कर्म से वीर हो उसको कर्मवीर बोलते हैं, और कर्म करने में वीर था राम प्रवेश राम। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम से प्यारे बच्चों कि राम प्रवेश राम या कर्मवीर कौन था। देखिए एग्जाम आराम से समझिए। राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है। प्रमुख क्या यार, यही तो मुख्य पात्र है। राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के भीखन टोला में हुआ था। कभी खेल के पीछे पड़े रहने वाला बच्चा अध्यापक के संपर्क में आकर मेहनत के दम पर अपनी जीवन में सफलता की सीढ़ी होगा बच्चों, सीढ़ी बनाता गया। एक दलित और धनहीन परिवार का यह साधारण लड़का विद्यालय से लेकर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान पर आता रहा। बस ये एग्जाम में लिखना है। क्या तुम नहीं लिख पाओगे यार? बायोलॉजी का सब्जेक्ट सर करा देंगे यार, करा देंगे। चलिए लिख दो। छोटन कुमार तुमको बोल रहे हैं यार, लिख दोगे एग्जाम में? मेहनत से सब कुछ प्राप्त हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है। तुम लोग अभी मेहनत करो, 10 दिन बचा यार, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, हमारा भी नाम रोशन करो, है कि नहीं? जल्दी बताओ, लिख दोगे एग्जाम में? यस सर, यस सर। यूट्यूब का बॉस संजय सर, ऐसा कोई बात नहीं है, लिख देंगे सर। हम आंख मूंद के बोल रहे हैं यार। सुनो, राम प्रवेश राम या कर्मवीर कौन था? आंसर लिखना, राम प्रवेश राम या कर्मवीर। कर्मवीर, कर्मवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है। ठीक है बच्चों। राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के दलित समाज भीखन टोला में हुआ था। भीखन टोला में हुआ था। कर्मवीर या राम प्रवेश राम जो कभी खेल के पीछे पागल रहता था, शिक्षक के संपर्क में आकर पढ़ना शुरू किया और विद्यालय से लेकर के केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा तक या पूरे देश में अपना नाम रोशन किया। यार इतना हल्का क्वेश्चन पूछेगा यार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ खरीद लेना यार, सब लोग पीडीएफ मिल जाएगा। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो लोग पीडीएफ के लिए कॉल कर रहे हैं अभी सबको पीडीएफ मिलेगा, थोड़ा टाइम लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज 20% ऑफ चल रहा है हमारा, यानी कि 80 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल रहा है। 7700 पर कॉल कीजिए। कल से ये रेट फिर से 100 रुपये है बच्चों। आज मुझे 1000 लोगों ने देखा था लाइव में, इसलिए मैंने ऑफर दिया है। जल्दी, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है यार? इस कथा के प्रमुख पात्र राम प्रवेश राम के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पढ़ने के लिए जीवन में या कुछ अच्छा करने के लिए, यार पढ़ने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए ज़्यादा धनवान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्मवीर राम प्रवेश राम धनहीन एवं दलित होने के बाद भी सफलता की ऊंचाई तक पहुंच गया। बताओ यार, इससे क्या मिलती है? तो हंस क्या रहा है रे बच्चा? जल्दी बताओ यार, जल्दी कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चन लिख दोगे एग्जाम में? इतना हल्का क्वेश्चन, इससे क्या शिक्षा मिलता है? शिक्षा यही मिलता है कि गरीब इंसान भी यार लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। बोलिए, गरीब इंसान भी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। लिख दोगे तो बताओ। कब कब चलता है सर टाइम? जब संजय सर को टाइम मिलता है तब हम आ जाते हैं यार। लिख दोगे तो यस करना रे। हंस रहा है खाली, छोटा समझा। लिख लो, यस लिखो रे। थैंक्स सर जी, हो जाएगा। प्रिंस कुमार, वेरी गुड।
नहीं लेना है पैसा नहीं तो मत लो यार, किसको हम बोल रहे हैं लेने के लिए, पहले आप ये बोलो ना यहाँ पर, हो जाएगा। यस सर लिख देंगे, सर लिख देंगे, अच्छा है जी सर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्या शिक्षा मिलता है? शिक्षा यही मिलता है कि मतलब जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए ज़्यादा धन की जरूरत नहीं है यार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3, राम प्रवेश, राम का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा है ना से कैसा यश पाया बच्चों? देश की सेवा से कैसे यश पाया, ये होगा कैसे यार, कैसा नहीं होगा, कैसे यश पाया। फिर पहले बच्चों देश की सेवा भी उन्होंने की, तो आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन है कि जन्म कहाँ हुआ था, पहले इसका आंसर दे देते हैं। तो राम प्रवेश, राम का जन्म बिहार के भीखन टोला नामक गांव में हुआ था, पहला का जवाब मिल गया। फिर उन्होंने देश की सेवा से कैसा यश, मतलब कैसे यश प्राप्त किया? तो उन्होंने अपनी प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय निर्णय लेने की सामर्थ्य से देश की सेवा का यश अर्जित किया। बोलो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कमेंट्स में लिखो, एग्जाम में आंसर लिखोगे कि छोड़ के भाग जाओगे यार, बोलोगे नहीं बनेगा सर हमसे। यार 16 में तुमको 8 बनाने, मेरा वादा है कि हम जब आपको सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे तो 16 में से लगभग 12 प्रश्न आपको आएंगे, लेकिन बनाना कितना है? 8 बनाना यार, जल्दी बताओ। चलिए, वीडियो देखने से नहीं होगा क्या सर? अरे वीडियो देखने से क्या होगा, तुम अच्छा लिखोगे तब ना। अच्छा सर PDF नहीं ले, वीडियो देखने से नहीं होगा? हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, वीडियो देखने से भी हो जाएगा। कोई ज़रूरी है कि PDF लेना ही पड़ेगा? चलो ठीक है, लिख देंगे सर, लिख दोगे तो कमेंट्स करो यार। वेरी गुड सर, मेरा नाम ले लीजिए, गुप्ता जी क्लासेस, ठीक है, लिख दोगे? हाँ सर हो जाएगा। चलिए, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? गरीब भिखन टोला में हुआ था जी। चलिए, खत्म हो गया यार, 5वां चैप्टर खत्म हो गया आपका। अरे 5वां, चौथा में क्या पढ़ाए रे? हाँ, अरे संस्कार वाला नहीं है पढ़ाए रे, संस्कार वाला नहीं है पढ़ाए ना, संस्कार वाला छूट गया लगता है संस्कार पढ़ लो यार, एक क्वेश्चन छूट गया हमारा वाला, देख लो फिर से, ठीक है, संस्कार वाला फिर से देख लो यार। मतलब तीसरा में क्या पढ़ा है? तीसरा में संस्कृत साहित्य पढ़ा है, चौथा में फिर भारत थी, 5वां पढ़ा दिया आपको कर्मवीर वाला, चौथा छूट गया यार। ये आ जाओ, ये खत्म हो गया, कर्मवीर वाला कथा खत्म हो गया बच्चों, अब चौथा पढ़ लो। चलो चौथा पढ़िए, क्या? भारतीय संस्कार यार, आ जाओ संस्कार में चलते हैं। आप लोग देखे हो, हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं नेम धर्म, क्या बोलते हैं? नियम और धर्म। पहले बच्चों संस्कार के बारे में, भारतीय संस्कारा के बारे में बोला गया है। कहाँ की संस्कारा बता ना यार, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का नहीं, भारत का। भारतीय संस्कारा बच्चों, संस्कार क्या होता है? मानव गुण संस्कार होता है यार, गुण बोल लो, संस्कार बोल लो, या हम लोग बोलते हैं ना नेम धर्म, नेम धर्म को संस्कार बोलते हैं। नहीं बोलता है अरे बिया पहले ये करो, शादी में ये करो, मरनी हुआ तो ये करो, बच्चा पैदा लिया तो ये करो, गर्भवती महिला तो ये करो, सुनता है कि नहीं, है ना चलो, ये सब संस्कार बच्चों, इसको नेम धर्म बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बोलते थे कि दाढ़ी बनाने से पहले, पहली बार दाढ़ी बनाओगे बच्चों तो नाई को एक गमछा दो, सुने आप लोग? नाई, कितना लोग सुना है, बोलो तो कमेंट में। दाढ़ी जब पहली बार बनाते हैं बच्चों तो नाई को गमछा देने का नियम किसने सुना है? कमेंट करो, सुना है तो कमेंट में यस लिखो यार, जल्दी बताओ कि दाढ़ी बनाने से पहले नाई को गमछा देना पड़ता है। पहली बार जब दाढ़ी बनाते हैं, कौन कौन सुने, जल्दी बताइए। चलिए सुनना रे, बताना रे। हाँ सर सुने हैं पगला कहेगा, जी सर हम सुने हैं, सुना है बोल पगला कहेगा, ये सब नियम धर्म है, एक संस्कार कहते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन ये कोई संस्कार नहीं है भाई, तो झुट्टू आदमी बना दिया, ये गलत संस्कार है भाई, ऐसा संस्कार है तो नहीं बोल। तुम सुना है कभी देखे ना, कोई इंसान अगर किसी को देख करके कमेंट करेगा, मान के चलो कोई लड़का किसी लड़की को देख के कमेंट कर रहा है, ये लड़का यार इस लड़की को देख के क्या कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो बोलते हैं तुम्हारा संस्कार गलत है रे, तुम्हारा संस्कार खराब है, संस्कार बच्चों गलत है। तो संस्कार से पता चलता है कि मनुष्य कैसा है बच्चों, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं संस्कार में, तो टोटल संस्कार की हम बात करते हैं बच्चों, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं हम सब करा देते हैं। पहले प्यारे बच्चों, जब संस्कार आपसे पूछा जाए तो संस्कार टोटल होते हैं 16, पहला ऑब्जेक्टिव बन गया। दूसरा पूछेगा बच्चों कितने भाग में बांटा है, तो संस्कार को प्यारे बच्चों 5 भागों में बांटा है। कितने भाग में बोलना रे? 5 भाग में। पहला भाग बच्चों जन्म से पहले, जन्म से पूर्व 3 संस्कार हो जाएंगे, उसके बाद जन्म से पूर्व 3 की 5 हुआ रे, 3 रख देते हैं, अभी हम नीचे लिखे। फिर प्यारे बच्चों शैशव अवस्था में,
शैशव अवस्था में प्यारे बच्चों 5 संस्कार हो जाएगा, 5 या 6 हो जाएगा ना। शिक्षा संबंधी प्यारे बच्चों 6 संस्कार हो जाएगा, देख लेना कहीं गलती हुआ तो। 11 और 3 कितना हुआ, 14 हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों गृहस्थ संस्कार एगो होगा, गृहस्थ मतलब शादी वाला खाली, विवाह वाला एक, विवाह संस्कार एगो हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद और विवाह संस्कार में पदी पूछेगा तो बच्चों सप्तपदी संस्कार होता है, 7 नियम धर्म होता है। और लास्ट में मरने के बाद बच्चों क्या हो जाता है, अरे मरने के बाद क्या हो जाएगा, अरे अंत्येष्टि संस्कार। लास्ट में मरने के बाद एगो, मरने के बाद बोलना रे, मरने के बाद एगो अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार बच्चों एगो होता है। ठीक है, तो जितना ऑब्जेक्टिव होता है यार हम यहाँ पर बता देते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा संस्कार कितने हैं, आंसर मारना 16। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा संस्कार को कितने भाग में बांटे हैं, 5 भाग में। तीसरा पूछेगा जन्म से पहले कई संस्कार, आंसर मारना 3 संस्कार। फिर पूछेगा शैशव संस्कार कितना, तो 5 को मारना। इधर हमारा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा, 5 हुआ ठीक है। अगला शिक्षा संबंधी संस्कार कितना है, 6 ठो। गृहस्थ संस्कार बच्चों एगो। किस संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ में प्रवेश करता है, तो बिया के बाद, यानी विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ में प्रवेश करता है ना, है ना। चलिए अगला है प्यारे बच्चों, है कि नहीं कुछ बन सकता है तो किसी का पिता तो जरूर बनता है यार। आप इंसान कुछ नहीं बनता है तो नहीं डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं बनेगा तो पिता तो बनवे करेगा। उसके बाद फिर हो जाएगा मरने के बाद कौन संस्कार होता है बच्चों, अंत्येष्टि संस्कार। कौन होता है बोलना रे, अंत्येष्टि संस्कार हो जाता है कि नहीं। सर विवाह क्या होता है, हाँ सर, यस सर, चंदन सर पढ़ रहे हैं। अच्छा वेरी गुड, मेरा नाम लीजिए सर। हो गया तो बोलो यार, हो गया। संस्कार इतना मारना है, इसमें थोड़ा सा दिखा देंगे, नीचे लिखे है बच्चों, ये संस्कार है बच्चों, इसी संस्कार के बारे में बोला गया है। अब विवाह संस्कार के बारे में पूछेगा, सुनो, पूछेगा कि विवाह संस्कार का वर्णन करें, तो पहले लिखेंगे सर देखिए विवाह संस्कार में की होता है। नंबर 1 सबसे पहले इसमें हल्दी लेपन चलता है, एकदम हल्दी लेपन धकाधक लगता है, हल्दी लेपन होगा, लड़का लड़की दोनों को लगता है। नंबर 2 सर इसमें मंडप बनता है, बोलना रे विवाह संस्कार में क्या होता है, मंडप बनता है सर। तीसरा नंबर में सर जी और चाय थाय पीते हूँ, मत लिखना, चाय थाय नहीं लिखना रे, हल्दी लेपन मंडप हो जाएगा बच्चों। और लड़का वाला लड़की घर आता है तो लिखेंगे वर पक्ष का वधु पक्ष के घर आना, वधु पक्ष के घर आना। चौथा नंबर में प्यारे बच्चों फिर क्या हो जाता है, प्यारे बच्चों फिर होता है कन्यादान हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, कन्यादान हो जाता है, होता है कि नहीं बोलना रे। नंबर 5 में प्यारे बच्चों और सभी बहुत कुछ होते हैं, रस्म होते हैं, एक दूसरे को मतलब क्या करता है, अग्नि बनता है, फिर अग्नि स्थापना होता है। छठा नंबर में कुछ मंत्र संत्र का जाप होता है। ये सब नहीं पूछेगा, 7 संस्कार लिखें, खाली ये पूछेगा बच्चों कि विवाह में की होता है, तो लिखना पहले भोज भात भी होता है, वो सब मत लिखना रे, तो सर भोज होता है। चलिए शिक्षा संस्कार 5 होगा सर, ठीक है हम उसको ठीक कर लें, हमने बोला ना उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, नीचे आएगा हम बता देंगे। अग्नि फेर सभा होता है, नीचे हम लिख के रखे हैं, आपको सही हम लिख के रखे हैं, आपको बता देंगे यार, सब विषय पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो विवाह है ना, हल्दी लेपन धकाधक हल्दी लगता है दोनों को, ठीक है ना। मंडप लेपन चलेगा, एकदम मंडन बनेगा, एकदम वर पक्ष यानी बाराती जाएगा लोग, है कि नहीं। कन्यादान होगा, फिर अग्नि सामन होगा, फिर है ना जूता तूता चुराई तरह होता है, सब मत लिखना है इसमें, ठीक है ना। ये सब विवाह संस्कार का हो गया, ठीक है जी। अब आइए नीचे क्वेश्चन में चलते हैं, हो गया सब क्वेश्चन हो गया बच्चों। चलिए वेरी गुड। सिंदूरदान होता है, सिंदूरदान होता है, लिखवे न किए, सिंदूरदान होता है एकदम धकाधक, सिंदूरदान होगा तब ना बिया होगा रे, मेन तो सिंदूरदान हम छोड़ दिए। तो 7 गो होता है बच्चों, कितना होता है, 7 गो होता है। आ जाओ दिखाते हैं, ठीक है। बहुत मतलब पेमेंट आ रहा है, वो लोग को भेजते रहिएगा, समझे कि नहीं। क्या सूरज समझ रहे ना, सूरज जो लोग पेमेंट कर रहे हैं नोट्स उसको भेजते रहिए, हाँ हल्का हो जाए ना तो फिर भेजने में मर जाइएगा, उतना नोट्स भेज पाइएगा, इतना लड़का है सबको नोट्स भेज पाइएगा आप। चलिए क्या लिखा है, हाँ सर बहुत कुछ होता है, हाँ बहुत कुछ होता है, लिखिए क्या लिखा है। संस्कार किसे कहते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, संस्कार किसे कहते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें। जैसे हंसो मत यार, और भी बहुत कुछ होता है सर। हाँ अरे लिखा है कि मनुष्य के गुणों को ही संस्कार कहते हैं। संस्कार कुल 16 हैं। विवाह संस्कार के बाद क्या लिखा है, विवाह संस्कार के बाद पहले पूछा था संस्कार किसे कहते हैं, तो लिखना मानव गुणों को ही संस्कार कहते हैं। दूसरा विवाह संस्कार का वर्णन बोला है, तो विवाह संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार में मुख्यतः वचन देना, हाँ वचनों देता है कि मैं फन्ना कुमार एकदम ये वो, आपको एकदम जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, एकदम जिंदगी भर थोड़े साथ रहेंगे। बाद में क्या होता है, मामला थोड़ा गड़बड़ाता है, वो सब मत लिखना है ना। वचन देना पहला। दूसरा मंडप बनाना, वर पक्ष का वधु पक्ष के घर जाना, बाराती एकदम डनाडन चलता है, डीजे एकदम धकाधक। फिर लिखा है कन्यादान होना, फिर प्यारे बच्चों अग्नि स्थापना होना और सिंदूर दान इत्यादि होता है, इत्यादि होता है विवाह में। लिख देना, अरे लिखोगे तो कमेंट में यस करना रहे। एकदम संस्कृत हल्का होता है, झुट्टो बच्चा हल्ला करता है संस्कृत संस्कृत,
16 नंबर तो हल्का हो जाएगा। वचन देना सर, 300। नोट्स लेना है सर। यार पगला है, अभी तो नथी आया है कि नोट्स लेना है। चलिए हो जाएगा तो कमेंट में यस करो। पूरा दुनिया नोट्स लेके पढ़ लिया तब बोलता है हमको नोट्स लेना है अभी सर। हो जाएगा बच्चों एग्जाम में तो कमेंट्स कीजिए, हो जाएगा तो बोलना रे। यस सर हो जाएगा, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन है, ये पूछा यार। संस्कार कितने प्रकार के, नामों पूछ लिया रे, इतना हार्ड क्वेश्चन। कौन कौन से हैं, देखिए क्या लिखेंगे। संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन बच्चों, तो आंसर लिखेंगे संस्कार कुल 16 है। इन 16 संस्कारों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहले बच्चों जन्म से पूर्व 3 गो हम बताए थे, शैशव संस्कार 6 गो, शिक्षा संबंधी 5 गो, शिक्षा संबंधी 5 गो, ठीक बोले प्यारे बच्चों। शैशव मतलब जो छोटा होता है तो 6 गो, शिक्षा संबंधी 5 गो, है ना। गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में 1 गो और मृत्यु के बाद 1 गो। हमने बताया था अभी ऊपर में आपको, मैंने बोला था उसमें डाउट लग रहा है मुझे। शैशव में 6 गो हो जाएगा और शिक्षा में 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा तो बोलिए। सर इंग्लिश का वीडियो बनाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ जी प्लीज़ बता रहे हैं। चलिए फिर बच्चों बताइए, यादव जी हो जाएगा। संस्कृत ग्रामर पढ़ाइए सर, पढ़ा देंगे बच्चों, पहले बुक तो खत्म करो, ग्रामर पढ़ा देंगे यार। पढ़ती पढ़ता पढ़ती पढ़ती पढ़ता पढ़ाई बढ़ावा बढ़ावा तू तामन तू सब पढ़ा देंगे। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया जी। लिख दोगे तो कमेंट में यस करो, मज़ा आएगा लिखने में सर। हाँ लिख देना, जूता चप्पल चुराए होता है, बुनिया खाते हैं, मछली खाते हैं, सब मत लिखना। चलो, मनुष्य के जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, तो प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में संस्कार का एक विशेष महत्व है बच्चों। मैंने बताया था क्या महत्व है, तो प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में संस्कार का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में खुशी के अवसर पर सामान्यतः इन संस्कारों का रीति है ना के रिवाज पूरे किए जाते हैं। इस अवसर पर हम अपने परिवार और समाज के साथ खुशियों को बांटते हैं। अंत्येष्टि संस्कार दुख का होता है बच्चों, एक ठो खाली दुख में होता है ना, बाकी सब संस्कार में खुशियाँ होता है आदमी को। एक संस्कार खाली दुख का है बच्चों, अंत्येष्टि है। तो बियाह शादी में तो बड़ा एकदम ढोल ढाल बजता है रे, एकरो में बजता है, लेकिन ये वाला दुख का है। बताइए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, देखो कितना तेज है, बोलता है कोई नोट्स लेके हमको ईमेल कर दो। वाह, एकदम पैसा लगाना नहीं चाहता है, फ्री में पड़ेगा, कोचिंग में पैसा देगा खाली। मनुष्य के जीवन में संस्कार का महत्व बच्चों हम लोग लिख देंगे आराम से, बहुत महत्व है। इसी से हमारा क्या है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है बच्चों। व्यक्तित्व का हमारा जो निर्माण होता है इसी से होता है, ठीक है ना। हो जाएगा तो बोलिए कमेंट में यस कीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों खत्म हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन आएगा, मनुष्य के जीवन में संस्कार का वर्णन। दूसरा बच्चों ज़्यादा क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, इस चैप्टर से सिर्फ संस्कार चैप्टर से आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 4 नंबर आएगा। इसकी संजय सर गारंटी लेता है। जाओ ना एग्जाम देके आओ, 4 नंबर में, इससे खाली 4 नंबर है। चलिए अनुच्छेद लिखने के लिए बताइए सर, अनुच्छेद में क्या होता है, पढ़ा देंगे आपको जब अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो। मान के चलो कि किसके बारे में लिखना है यार, बता दो किसके बारे में लिखना है। रामायण के बारे में तो लिखेंगे मम प्रिय पुस्तकम रामायणम अस्ति, रामायणम अस्ति। प्यारे बच्चों है ना, रामायणे निरपः रामः वर्णनम अस्ति। प्यारे बच्चों ये लिखेंगे महर्षि वाल्मीकि रामायणस्य रचनाकारः अस्ति। थोड़ा बहुत आता है बच्चों, ये हम लिख देते हैं, हमको ज़्यादा आता नहीं है। इसी को अनुच्छेद बोलते हैं यार। अनुच्छेद मतलब 7 वाक्य में लिखना है। पत्र लिखने पर वीडियो सब बता देंगे, कॉपी लिखने का तरीका सब बता देंगे यार। चलो हटाओ, आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ थे हम, पहले थे, हो गया संस्कार खत्म, 5वां अध्याय खत्म। चलिए 7 अध्याय इसमें हमको आप आते हैं। छठा में बच्चों स्वामी दयानंद देख लीजिए। स्वामी दयानंद के बारे में पूछा गया बच्चों ये क्वेश्चन। चलिए लग रहा है कोई पंडित जी बोल रहा है सर, हाँ तो बोलना ही पड़ेगा। चलिए महात्मा गांधी जी पर लेकर आराम बात है। चलिए सर बच्चों आपको अब पढ़ना है 6ठा नंबर लेसन स्वामी दयानंद। आराम से पढ़िए, हल्ला गुल्ला मत कीजिए। स्वामी दयानंद बच्चों ध्यान दीजिए, आराम से पढ़िए इसको। ये है स्वामी दयानंद, ये है स्वामी दयानंद, ध्यान दीजिएगा, एकदम स्वामी दयानंद की तरह बना रहे हैं। ये क्या है, स्वामी दयानंद है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था मेरे रसगुल्लो, जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था प्यारे बच्चों, गुजरात के टंकारा में। पहला ऑप्शन तो ये हो जाए, गुजरात के टंकारा में। टंकारा माने लंकारा मत मानना, टंकारा में हुआ था बच्चों। इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी बच्चों, अगर एग्जाम में पूछेगा 1875 ईस्वी में। कहाँ की थी, तो मुंबई में की थी। एग्जाम से पहले बच्चों ये क्या थे, तो ये एक क्या थे, आर्य समाज के संस्थापक एवं समाज सुधारक थे बच्चों, समाज सुधारक थे। और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, भी याद रखना, मूर्ति पूजा के विरोधी थे।
मूर्ति पूजा पर विरोध करते थे। और इन्होंने बोला था, स्वामी दयानंद ने क्या बोला था बच्चों, स्वामी दयानंद पर है ना, हाँ चलिए, तो स्वामी दयानंद ने बोला था वेदों की ओर लौटो, है कि नहीं। तो इन्होंने प्यारे बच्चों क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की। और क्या था समाज में प्यारे बच्चों, समाज में महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया था। और महिला है ना, और विधवा महिलाओं को पुनः विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। और प्यारे बच्चों है ना, अब यहाँ से इतना चीज़ याद रखना है आपको, जन्म इतना में हुआ था, गुजरात के टंकारा में हुआ था, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना 1885 में, 1875 में मुंबई में क्या था, समाज सुधारक थे। यार इतना इसमें याद हुआ तो बोलो, याद हो गया। अब याद रखना एक चीज़ और प्यारे बच्चों, कि स्वामी, यार क्या बोलने वाले थे भूल गए, कुछ और था, एक और टॉपिक था, हाँ, कि अरे यार पता नहीं क्या टॉपिक था, हम भूल गए। एक क्वेश्चन और था इसमें, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 1875 लिख दिया रे, देखो यहाँ 75 में। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब आएगा यार। हाँ, ये मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हो गए, हाँ ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों। देखिए एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की पूजा हो रही थी, ध्यान दीजिए, दोनों की पूजा हो रही थी। यहाँ पर लड्डू रखा हुआ था, यहाँ पर लड्डू रखा था बच्चों, यहाँ क्या था, लड्डू रखा था। तो इसमें ना चूहा चढ़ के लड्डू खा रहा था। तो स्वामी दयानंद ने इसको देख लिया कि यार भगवान, लगता है कि मतलब मूर्ति जो होता है, मूर्ति में भगवान नहीं होते। इन्होंने बोला कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, अगर होते प्यारे बच्चों तो उनको जो भोजन दिया गया, वो भोजन भगवान क्यों नहीं खाए, भगवान ना खा करके मतलब कि चूहे खा रहे हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हो गए, तो आंसर लिखिएगा, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए, है ना, विरोधी तब से हो गए जब उन्होंने एक मूसे को भगवान शिव को चढ़े लड्डू को खाते हुए देख लिया। अब एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों इसके माता पिता के बारे में, तो इसके माता और पिता जो थे, इसके जो माता पिता थे बच्चों, वो भगवान शिव के परम भक्त थे। बोलना रे किसका, भगवान शिव के परम भक्त थे। एग्जाम में पूछेगा किसके माता पिता किसके भक्त थे, आंसर मारना भगवान शिव के, बोलना रे। चलिए लड्डू खा लिया था सर, हाँ इसलिए। चलिए महाशिवरात्रि का दिन था, अरे पढ़ाए सब, चलो ठीक है ना, खत्म हो गया यार। यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बच्चा वाला सब क्वेश्चन आता है। देखो छठा, इसका 7वां खत्म हो जाए, फिर अगले वीडियो में पढ़ा देंगे 7 लेसन में, पूरा संस्कृत खत्म। स्वामी दयानंद का जन्म क्या लिखा है, स्वामी दयानंद के पाठ का सारांश लिखें, क्या लिखते हैं सारांश में। स्वामी दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक और धर्म सुधारक थे, वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बस इतना लिखना है। स्वामी दयानंद पाठ का सारांश बस इतना ही है कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और वो धर्म सुधारक नहीं, धर्म नहीं हुआ, समाज होगा, धर्म नहीं होगा बच्चों, समाज सुधारक थे। यार धर्म सुधारक कैसे हो जाएगा, वो तो मार्टिन लूथर थे, समाज सुधारक थे बच्चों, और वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगर हो जाएगा एग्जाम में कमेंट्स में यस कीजिए, अगर लिख दोगे एग्जाम में तो कमेंट में यस कीजिए। मूसक के लड्डू खा रहा था इसलिए वह अपने घर से चले गया था सर, हाँ ठीक है, बोलिए, बोलो हो जाएगा तो कमेंट करना यार, हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 2, कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया यार। तो वैद का प्रचार के लिए क्या किया उन्होंने, तो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने, जिसको भी नोट्स खरीदना यार, हमारा छूट चल रहा है, आप लोग कॉल इस पर कीजिए 7700879453। और मैं कहूँगा सब कोई को यार, आप 100 रुपये के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। इसके कारण से आप ये मत समझना आपके नंबर घट जाएंगे, ठीक है। आप लोग प्यारे बच्चों, इस पर 100 रुपये हमारे नोट्स का प्राइस है, लेकिन आज मुझे 1000 लोगों ने लाइव देखा था, सुबह 1000 लोग लाइव देख रहे थे, इसलिए मैंने छूट दिया है 20%। तो 80 रुपये में आज आपको ये मिलता है, कल से इसका दाम फिर 100 रुपये हो जाएगा। आज 80 रुपये है बच्चों, आज 80 रुपये है। जिसको इसको लेना है अभी कॉल कीजिए। बहुत सारे लोगों ने, लगभग 100-200 लोगों ने तो अभी लिया मेरे ख्याल से, आप लोग भी ले लीजिए कॉल करके फटाफट यार, जिसको इसको लेना है। चलिए 80 रुपये सर, हाँ 80 रुपये, आज 80 रुपये यार। तो वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया, तो आंसर लिखेंगे, वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों की ओर अपने शिष्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत हिंदी दोनों भाषा में लिख दिया। जाओ, बोला नहीं आता संस्कृत तो हिंदी में लिख दिया रे, जाओ। चलिए पहले बच्चों एग्जाम में आएगा बच्चा वाला क्वेश्चन, हाँ बच्चा वाला तभी करता है यार। क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया, तो आंसर बिल्कुल बच्चा वाला है। आंसर लिखेंगे कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों की ओर अपने शिष्यों को ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया, वेदों को उपदेश को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में लिख दिया। आंसर हो जाएगा।
संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में लिख दिया यार, है कि नहीं? खत्म हो गया, 2 का खत्म हो गया यार। चलिए तीसरा नंबर हो जाएगा बच्चों कि स्वामी दयानंद ने समाज उद्धार के लिए क्या किया। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया? तो आंसर हो जाएगा यार, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। मैंने ऊपर बताया था कि नहीं आपको? बोलो यार, बताया था कि नहीं? समाज की विधवा स्त्री को पुनः विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह का समापन किया है, पहले पता है? सुन रहे हैं, छोटका छोटका बच्चा में कनी कनी का एक बच्चा 6 साल का बच्चा को बिया हो जाता था। 6 साल का बच्चा और 7 साल का लड़का, मतलब बच्ची मान लो इसको, 6 साल की बच्ची और 6 साल का लड़का, 7 साल का लड़का बिया हो जाता था। इसको बोलते हैं बाल विवाह। यानी कि तुमको पता नहीं है कि बिया शादी की होता है, उस समय तरह शादी करा देता था, उसको बोलते हैं बाल विवाह बच्चों। यानी कि छोटके उम्र में बिया करा देना बाल विवाह कहलाता है। और इसको समाप्त किया था किसने? स्वामी दयानंद ने। इसको समाप्त किया था स्वामी दयानंद ने, ठीक है ना? चलिए सर, इसको ब्याह किया है ना? क्या सर? कोई बात नहीं सर, चलिए याद रखना है आपको। तो क्या लिखें? हंस रहा है पगला कहेगा। चलो, पुनः विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह का समापन करके छुआछूत को मनाया। छुआ को, अरे बच्चा मतलब पहले छू कर रहता है, तुम फलना जाति का है तो भाग, हम दूर हट दूर हट दूर हट दूर हट दूर हट दूर हट दूर हट। यानी कि छुआछूत जो था इसको भी समाप्त किया था बच्चों। और मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा मत करो, क्यों बोल देते थे स्वामी दयानंद, ठीक है ना? चलिए, सबकी अपनी श्रद्धा से बात होती है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि मूर्ति पूजा मत करिए, क्योंकि श्रद्धा की बात होती है बच्चों। जिसको जो करना है वो कीजिए आराम से। ये हमारे बुक में दिया तो मैं आपको केवल पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों, क्यों हंस रहा है? क्या लिखा है? स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी है ना? कैसे बने यार? ये ना होगा रे, विरोधी कैसे बने? कैसे बने ये क्वेश्चन होगा यार। पीडीएफ में थोड़ा गलती है जी। तो स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? तो आंसर है, स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। उसके परिवार में महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का पूजा बड़े धूमधाम से हो रही थी। महाशिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद ने एक चूहे को भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर प्रसाद खाते हुए देख लिया। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं रहते हैं, और उसी दिन से वह मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और वो घर से चले गए यार। घर से भी निकल गए। अब उसके गुरु जी का नाम पूछता है यार, ब्रजानंद उसके गुरु थे, ये भी पूछता है एग्जाम में, उसके गुरु जी। अरे बच्चों बताओ, व्हाट्सएप पे सर पैसा भेज देंगे, आप हमको नोट्स भेज दे रहे, पापा लगेगा व्हाट्सएप में पैसा भेजता रहे संजय कुमार। हम नंबर दे रहे हैं, इस पर भेजिए, इस पर पेमेंट कीजिए जल्दी से। हम नंबर दे रहे हैं बच्चों, इस पर पेमेंट कीजिए आप लोग तेजी में, फटाफट इसमें तेजी में पेमेंट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बोलिए हो जाएगा तो बोलिए सर। सर वाह, आंसर किस में लिखें, हिंदी में या संस्कृत में? संस्कृत में रे, हिंदी में रे पगला कहीं का। देखो संस्कृत में तो आधा से हिंदी है, आंसर हिंदी में लिखना है। प्रश्न हिंदी में है बच्चों, प्रश्न है हिंदी में, तो आंसर भी आपको आंसर भी देने हैं हिंदी में, है कि नहीं? हिंदी में लेना यार, टेंशन मत लेना यार। ठीक है, बोलो खत्म हो गया यार, ये भी खत्म हो गया। बताओ, अब व्याघ्र पथिक कथा शुरू हो जाएगा। खत्म हो गया कि नहीं? बोलो खत्म हो गया, खत्म हो गया। बोले 6 लेसन तक में हम पेमेंट कर दिया सर, नोट नहीं मिला है। ठीक है, मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है तो अभी आप कॉल कीजिए इस नंबर पर, हम दे रहे हैं नंबर। अभी हमारे लड़के आ चुके हैं, फ्री हो चुके हैं यार। इतने लोगों ने पेमेंट सुबह की, सबको नोट्स भेजना मुश्किल हो गया है। लीजिए इस नंबर पर कॉल कीजिए, या 82 52 61 0033 पर कॉल कीजिए। दोनों पर कॉल करके बोलिए कि सर हमको नोट्स लेना है, ठीक है ना? कॉल करके बोलिए, मतलब कि नोट्स हम ले लिए, पेमेंट हो गया है, ठीक है ना? चलिए पेमेंट कर दिया सर, नोट नहीं मिला है। मिल जाएगा यार, सब लोग यही बोल रहा है यार, पेमेंट कर दिया नोट नहीं मिला, मिल जाएगा थोड़ा देर में, सब मिल जाएगा। चलिए चलिए पहले बच्चों हो गया, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए तो बोलो, बढ़ जाए यार, बढ़ जाए तो बोलो, आगे आगे बढ़ जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए खत्म हो गया। आप देखिए व्याघ्र पथिक कथा इस पार्ट का अंतिम है बच्चों। अब अगला हम अगले वीडियो में देखेंगे। 7 पार्ट मैंने लिखा है, थंबनेल में 7 पढ़ा देंगे। व्याघ्र पथिक कथा बच्चों देखो, यहाँ पर एक बाघ है यार, कहाँ गया रे? एक बाघ है, बहुत एकदम अति लोल बाघ था। ये है बाघ हमारे प्यारे बच्चों, क्या है? एक बाघ है, ऐसे बनता है ना बाघ ने, क्या बन गया रे? बाघ है वो, बाघ है बच्चों, ध्यान दीजिए। एक बाघ है बच्चों, बूढ़ा बाघ है यार। क्या एक बूढ़ा ऐसा बाघ है और एक पथिक है। एक पथिक बनाते हैं यहाँ बगल में, ये एक पथिक है यार। ये क्या है? पथिक है, ये पथिक है, ठीक है। ये पथिक जा रहा था। जब बाघ बूढ़ा हो गया यार, देखा जब हमसे कोई शिकार उकार नहीं होगा, तो बाघ ने एक दिमाग लगाया, है ना? वृद्ध बाघ ने क्या किया कि अपने हाथ में एक सोने का कंगन ले लिया यार।
कंगन लेकर के इसको ललचा रहा है, देखो एक सोने हाथ में कंगन, ठीक है ना। इसके लेखक हो जाएंगे आप, है ना, नारायण, ठीक है ना। अरे कमाल हो गया ये। इसके लेखक हो जाएंगे नारायण, ठीक है ना। चलिए सर ये है बाघ, हाँ ये बाघ है बच्चों, ठीक है ना। तो इसके, हाँ मेरा आया था, आपका नहीं आया था, हाँ ठीक है ना। तो एक बाघ था बच्चों, उसके हाथ में सोने का कंगन था। एग्जाम पूछेगा बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन था। तो बाघ ने इस पथिक को बोला, पथिक उसको बोलते हैं जो कि रास्ता में चलता है, रास्ते में चल रहे मुसाफिर को, रास्ते में चल रहे मुसाफिर को पथिक बोलते हैं बच्चों। तो बाघ ने क्या सोचा कि अब हम लोग देखो, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो दिमाग लगाता है, तो जानवर सब दिमाग कैसे लगाता है। तो बाघ क्या सोचा, बाघ क्या बोला कि देखिए हम अपना ज़िंदगी में बहुत पाप कर लिए हैं, तो हमको कोई ऋषि बोला है कि अगर पाप धुलना चाहते हैं तो कुछ दान पुण्य कीजिए। क्या कीजिए बच्चों, कुछ दान पुण्य कीजिए। नारायण पंडित है, हाँ ठीक है, कुछ दान पुण्य कीजिए। तो बाघ ने इसको बोला मुसाफिर को कि मुसाफिर अगर तुम चाहते हो तो मेरा इस सोने का कंगन ले सकते हो। तो पथिक ने फिर सोचा यार कि कोई बाघ हमको सोने का कंगन क्यों देगा। तो फिर बोला देखिए हम बहुत ज़्यादा पाप कर लिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पाप से मुक्ति मिले मुझे, इसलिए मैं सोने का कंगन दान देना चाहता हूँ। तो पथिक को एक बार डर लगा कि कहीं सोने का कंगन ले में खाने ले बागड़े। तो फिर बोला कि अच्छा ठीक है, इस है ना पथिक है ना, ये जो है ना लालच में आ गया यार। अगर तुमको ही कोई अगर बोले रास्ता में कि ये एक बैग पैसा है रे, हमको कोई बोले एक बैग पैसा है तुम ले लो, एक बैग क्या है, पैसा है। अरे यार कहाँ चले गया, क्या बोलेगा, एक बैग पैसा है तुम ले लो। तो दो तरह का आदमी होता है। एक आदमी सोचेगा यार कि, एक आदमी पहले सोचेगा कि यार हमको ये कैसे दे रहा है, पैसा क्यों दे रहा है। और एक आदमी सोचेगा बच्चों कि चलो चुपचाप ले लेते हैं। तो वही क्या, ये बोला अच्छा ठीक है हम तुमको मतलब सोने का कंगन देते, तुम नहा करके आओ। तो पथिक नहाने के लिए नदी में जैसे गया बच्चों, दिमाग लगाया बाघ ने, नदी में गया नहाने के लिए, तो पथिक फंस गया। तो अब जाके बुढ़वा का जवानी चढ़ गया। तब बुढ़वा क्या चढ़ गया बोलना दे, तब बुढ़वा बाघ का यानी कि ब्याह है ना, वृद्ध बाघ का फिर जवानी चढ़ गया और जा करके लपक्का मार के इसको खा लिया। लपक्का मार करके पथिक को खा लिया, लपक्का मार के पथिक को खा लिया, ठीक है ना। पहले क्या बोला सुनो, पहले बोला कि हम बूढ़ा हो गए हैं बच्चों, हम किसी को खा पी नहीं सकते हैं। और उसके बाद क्या किया, फिर पथिक को बोलना रे, पथिक को बाघ ने क्या किया बच्चों, खा लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्यारे बच्चों, ये जब व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र मतलब बाघ होता है, पथिक मतलब जो रास्ते में चलने वाला, इसके जो दोनों की कथा है बच्चों, ठीक है ना। ये व्याघ्र पथिक कथा के लेखक पहले हो जाएंगे नारायण पंडित। कौन हो जाएंगे बोलना रे, नारायण पंडित हो जाएंगे। आज हम ट्रिक वाला वीडियो डालेंगे, नारायण पंडित हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। ये हमारा लिया गया है, ये हमारा लिया गया कहाँ से यार, मित्र लाभ खंड से ना। ये हमारा है ना, ये हमारा हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश के है ना, हितोपदेश का मतलब होता है हित का उपदेश। किसका बच्चों, हित का उपदेश। किसी को पढ़ाना क्या होता है बोलो तो, किसी को पढ़ाना होता है हित का उपदेश। हम आपको क्या दे रहे हैं, आपको जो उपदेश दे रहे हैं वो आपके लिए जरूरी है, वो आपके लिए जरूरी है, इसको बोलेंगे हित का उपदेश बच्चों। हितोपदेश मतलब हित का उपदेश, हित का उपदेश, ठीक है ना। चलिए क्या हुआ था आपने देखा, एगो है ना बूढ़नी और बाघ था। सर जी हम कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, सुनिए चुपचाप। सर एगो बूढ़ा ऐसा बाघ था, नदी के किनारे हाथ में सोने का कंगन लेके बैठा था। उधर से रास्ता से एगो आदमी आ रहा था, उसको बोला कि आप जो है ना सोने का कंगन ले लीजिए। तो फिर वो आदमी मन में सोचा कि बाघ सोने का कंगन दे रहा है, हम कैसे ले लें। फिर बोलते हैं ना यार लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। तो उसके मन में आया कि ना थोड़ा खतरा मोल लेने से अगर सोने का कंगन मिल जाए तो कन्यान को जाके पहनाएंगे। मन में क्या सोचा हुआ कि है ना अपनी पत्नी को जाके पहनाएंगे बच्चों। इसलिए वो क्या है कि बोला अच्छा हाँ हम लेंगे सोना का कंगन। बोला क्या, हाँ हम लेंगे। बोला लेगा ना तो जा नहा करके आओ। और नहाने के लिए गया, और जैसे प्यारे बच्चों नहाने के लिए गया तो वो कीचड़ में फंस गया। एग्जाम में पूछेगा कि पथिक कहाँ फंस गया था, कहाँ फंस गया था, आंसर मारना सर कीचड़ में फंस गया था। कीचड़ में फंस गया तो अब बाघ का जवानी चढ़ा और बाघ उसको खा लिया। बोलो कोई दिक्कत यार, क्वेश्चन करो यार। अब लो क्वेश्चन में क्या रखा है, बच्चा सब वाला क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछा है व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है। 3 क्वेश्चन एक में पूछ लिया रे, 3 क्वेश्चन। पेमेंट आया उसको भेजते कि नहीं हो, सबको बेहतर ही है फटाफट, समझे कि नहीं, फिर नोट्स भेज नहीं पाइएगा। क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है यार। देखो तो व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। पहला आंसर मिल गया। दूसरा इसके लेखक कौन है, इस पाठ के लेखक पंडित नारायण जी हैं। नारायण पंडित होगा रे, पंडित के बाद जी है। तीसरा इससे क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम मनुष्य को लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। लालच करेगा तो जाएगा बुढ़ा में सब कुछ, है कि नहीं। लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। चलिए
चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। बताइए यार तुम लोग क्या कमेंट कर रहे हो रे, पढ़ो चुपचाप यार, फालतू दूसरे कमेंट मत करो। सर पैसा नहीं जा रहा है, पैसा नहीं जा रहा है तो दूसरा नंबर बोलेगा, कॉल कीजिए, वो अपने नंबर देगा दूसरा आपको। पथिक अच्छा बुरा दोनों सोच रहा था, हाँ मन में, अरे अरे पगला हमारा कोई कॉल कर दिया, मन में सोच रहा था अच्छा बुरा दोनों, लेकिन उसके मन में क्या हो गया, देखो बच्चों पेमेंट नहीं जा रहा है यार, आप लोग बोल रहे हो पेमेंट नहीं जा रहा है, तो इस नंबर पर पेमेंट करने के लिए आप लोग पेमेंट कीजिए, पेमेंट पक्का जाएगा। लेकिन एक चीज़ गलती है इसमें कि इसमें पेमेंट पर बच्चों फ़ोन पे हमारा काम नहीं कर रहा है, आज काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा नंबर हमारी टीम आपको देगी, हम उसको नहीं दे सकते आपको अभी, तो आप लोग कॉल कीजिए सब लोग और पेमेंट कीजिए। आप इसमें पेटीएम कीजिए, पेटीएम काम करेगा और गूगल पे काम करेगा नोट्स के लिए, मात्र 80 रुपये आज के लिए यार, फिर कल से 100 रुपये में लेना पड़ेगा, बोल दिए हम, लेना तो तुमको है, हर हालत में लेना पड़ेगा। चलिए तो इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है यार। अगला क्या है, पथिक विरुद्ध क्या लिखा रे, बाघ की बात में क्यों आ गया लालच में आ गया, पथिक विरुद्ध बाघ की बात में क्यों आ गया है बच्चों, आंसर होगा कि पथिक ने सोने की कंगन की बात सुनकर मन ही मन सोचा कि ऐसा अवसर भाग्य वालों को ही मिलता है धन कमाने में थोड़ा खतरा मोल लेना ही पड़ता है, इसी बात को सोचकर वे लोभ के वशीभूत होकर बाघ की बात में आ गया। बताओ ये सब हल्का क्वेश्चन पूछेगा, नहीं लिख पाएगा, बोलो क्वेश्चन में पूछेगा पेटीएम यूज नहीं करते हैं सर, किसी दूसरे से कराइए। पायल कुमारी हंस क्यों रही है यार, तुमको लोल समझती है क्या रे। व्याघ्र पथिक कथा, पहले बच्चों, अरे यार कहाँ गया, क्या लिखा है, पथिक वृद्ध बाघ की बात में क्यों आ गया बच्चों, तो पथिक ने सोने की कंगन की बात सुनकर मन है ना, मन में सोचा है कि अवसर भाग्य वालों को ही मिलता है, और भाग्य वाले चक्कर में अपना जान गंवा। कमाल है, हमको फोन कर रहा है, किसको नंबर दे रहा जी। धन कमाने में थोड़ा खतरा मूल लेना ही पड़ता है, इसी बात को सोचकर वे लोभ के वशीभूत कर बाघ की बात में आ गया। सूरज हमको फोन कर रहा है, किसको नंबर दे रहे हैं, नंबर ब्लॉक कर दे, लाइव क्लास में ब्लॉक कर दे नंबर हम। चलिए तो पहले बच्चों वशीभूत होकर बाघ की बात में आ गया, उसको बोलिए फोन मत कीजिए, जिसको भी नंबर देते हैं इस वाला पेमेंट का बोलिए कृपया फोन पे के लिए दिया, सही बात है, लेकिन मतलब किसी को बोलिए बात नहीं करेगा। चलिए क्या लिखा है सर, क्या लिखा है पहले, क्या लिखा है सर, दूसरा बुक से भी आता है क्या, ना रे ना रे, यही क्वेश्चन है, जितना हम पढ़ा देंगे 14 अध्याय, 14 अध्याय में से ही आपके एग्जाम में 16 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको बनाने हैं 8, लेकिन मेरे सिर मुझे मालूम है कि मेरे सिर 8 नहीं बनाएंगे, बनाना तो 8 ही है, लेकिन आपको मेरे सिर को 12 आएगा, बता दिए हम। हो जाएगा, बोलो हो जाएगा तो बोलो कमेंट में यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ लास्ट क्वेश्चन है जी, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या क्या है, पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क दिया, फंसाने के लिए बुढ़वा बाघ की बोला था रे, तो तब बुढ़वा बाघ को मन करता खूब मार मारे, तो पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने बोला कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे बहुत सारे पाप हैं, इस पाप को नष्ट करने का एकमात्र साधन दान ही है, मैं यह सोने के कंगन तुम्हें दान देना चाहता हूँ, यदि तुम यह लेना चाहते हो तो नदी में स्नान करके आओ, यही बात बोला देखो नदी में स्नान करके आओ, यही बोला था ना, देखो क्या प्रपंच रटा था। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी बोलो, कुछ नहीं पढ़ा है प्यारे बच्चों, बोलिए। पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या किया, बोला कि मुझे दान करने के लिए बोला गया है, आप जाइए नहा के आइए, नहाने गया बाघ ना, पथिक फंस गया कीचड़ में और बघवा का जवानी चढ़ गया और बाघ जगह वाला काट कूट के खा लिया। बोलो हो जाएगा तो बोलिए प्यारे बच्चों, चलिए हो जाएगा सर। सर अरे कोई अरे नाम ले लो, सब मिल्की मिल्की करो यार, हो जाएगा तो बोलो यार। संस्कृत का सेकेंड बुक भी है सर, है ना सर, अरे यार कोई सेकंड बुक से नहीं आता है क्वेश्चन, हम जो पढ़ा देंगे उससे बाहर नहीं आएगा यार। अरे यार कमाल कर रहा है यार, कॉल कर रहा है लोग हमको। ठीक है प्यारे बच्चों, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये समाप्त हो गया। चैप्टर 7 तक मैंने बोला था 7 तक पढ़ा दिया, और 7 चैप्टर है अगली क्लास में। अगली क्लास हम जब भी लेंगे बच्चों, इसका सेकंड क्लास अपलोड हो जाएगा, अपलोड नहीं हम लाइव आएंगे और ला करके 7 पढ़ा देंगे यार, 14 खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, हिंदी जैसे पढ़ाया संस्कृत भी पढ़ा देंगे, बात खत्म। अब बच्चा हिंदी का ग्रामर और संस्कृत का ग्रामर दोनों पढ़ा देंगे, हिंदी संस्कृत पूरा खत्म यार। मेरा बच्चा जाकर हिंदी जिसने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे लिंक है बच्चों, मैंने बेहतरीन तरीके से हिंदी पढ़ाया है, जाके पढ़ लीजिए सब लोग, है ना। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो जाके सब कोई देख लो, ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो का लिंक नीचे होगा, संस्कृत के ऑब्जेक्टिव का, एक वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया बच्चों, 1.5 घंटे का वीडियो मात्र है, काट काट के देख लेना, खत्म हो जाएगा तुरंत। चलिए प्यारे बच्चों, सर फिर कब आएंगे प्यारे बच्चों, अभी हम आएंगे 10:30 बजे, हमारा 10 बजे मैथ का क्लास है, 10 बजे हम मैथ का क्लास लेकर के आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला, 2 नंबर क्वेश्चन 10 बजे आएंगे प्यारे बच्चों। बाय, अलविदा सभी को। जितने भी लोग नोट्स लेना चाहते हैं, आज 80 रुपये हमारा नोट्स का हम बता देते हैं, फिर कल लीजिएगा 100 रुपये लगेगा, हम बता रहे हैं।
7700879453 प्यारे बच्चों, 453 या 8252 100 0033 पर कॉल कीजिए। आज के लिए आरएसएस प्यारे बच्चों 100 के जगह काट करके हम 80 की है, क्योंकि 1000 लोग हमारी लाइव सेशन में जुड़े थे। मैंने बोला था 1000 का तो कुछ अच्छा दूंगा, 20% ऑफ दिया हूँ। जो लोग हमारे है ना 20% ऑफ है प्यारे बच्चों, और जो लोग हमारे उर्दू वाले भाई हैं उसके लिए 70 रुपये है आज के लिए, कल से 100 रुपये हो जाएगा फिर, ठीक है ना। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहली बार, आपको नोटिफिकेशन नहीं तो नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा बच्चों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, जय हिंद।